हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एसपीसीएस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की 8वां चैप्टर है। ये लास्ट होगा एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री। 8वां चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है। इसमें देखेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीति का गठन देखेंगे और कैसे कैसे 18वीं शताब्दी में नए नए राजनीति का गठन हुए। जैसे जाट का हो गया, मराठा हो गया, सिख हो गया, ये सारे राजपूत हो गया, सारे नए नए राजनीति का गठन देखेंगे 18वीं शताब्दी के आसपास। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एनसीईआरटी क्लास 6 का पूरा कवर करवा दी हिस्ट्री, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री था, इसमें थोड़ा सा मेडिवल का पार्ट है थोड़ा। उसके बाद 8वां क्लास का जल्दी लाने वाले हैं। और भी जैसे यहाँ पर दरोगा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बिहार दरोगा मेंस। और कोई भी अगर साथी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए तो ओवरव्यू पूरा कहानी पता चल जाएगी कैसे क्या हुआ। उसके बाद लुसेंट पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, तब अच्छा से समझ में आएगा और हाँ पता चलेगा कि ऐसे कहाँ क्या हुआ था। इसमें आइए हम शुरुआत करते हैं। यदि अगर हम मानचित्र 1 और 2 को देखेंगे, मानचित्र 1 ये हो गया और 2 को देखेंगे, इसमें देखेंगे कि पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में के दौरान महाद्वीपों में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी है, जिसके गौर करेंगे स्वतंत्र राज्य के उदय, जिस समय स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। और इसके बाद मुगल सीमा, स्वतंत्र राज्य का जैसे जैसे उदय हुआ मुगल की सीमा बदलती गई। 1765 में एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता के पूर्व भारत के बड़े हिस्सों और सफलतापूर्वक हड़प लिया था। इसमें देखेंगे जैसे मराठा हो गया, मराठा कैसे एक्सपैंड करता अपने चारों ओर। हैदराबाद के नवाब हो गया, हैदराबाद कैसे एक्सपैंड किया ये देख सकते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक्सपैंड करता है, लखनऊ के अवध से होता है। जाट हो गया, सिख हो गया, सारा नए नए राज्य उभर कर आए थे। उसके बाद देखेंगे जैसे उत्तरी सरकार हो गया, जो अब ब्रिटिशर कंट्रोल में आ गया था। जैसे बंगाल हो गया, पूरा ब्रिटिशर कंट्रोल में आ गया था। नर्मदा नदी के किनारे हो गया मराठा, यहाँ था। हैदराबाद के नवाब जिससे हैदर अली सब थे। कर्नाट वंश था यहाँ पर, राजपूताना था यहाँ पर, सिख यहाँ पर राजा रंजीत सिंह थे। 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जहाँ भारत में राजनीतिक परिस्थिति अपेक्षाकृत एक छोटे समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 से में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति कब हुई। तो मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसे अनेक कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 में सबसे लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी ने शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन कार्य कुशलता समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था, क्योंकि उसके पास न संसाधन था न सैन्य शक्ति बचा था। इसलिए मनसबदारों अधिक शक्तिशाली होने लगे। वही मनसबदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किससे? तो मुगल साम्राज्य से। तो केंद्रीय के लिए मनसबदारों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन जैसे दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालय पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व मात्र की कमी आती थी।
उसके बाद उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों, किसानों के विद्रोह और कृषकों आंदोलन ने इन समस्या को और भी गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें की थी। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी है, परंतु अब ऐसे समूह के क्षेत्र में आर्थिक संसाधन का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया गया। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक, आर्थिक और सत्ता प्रांतीय सूबेदार और स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। उसके बाद देखते हैं, इस आर्थिक राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट लिया और बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली आक्रमणों का तांता लगा दिया था। उसने 1748-1761 तक 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। इसके बाद देखते हैं भरपूर फसल और खाली तिजोरी के बारे में देखते हैं, जो उस समय औरंगजेब के बाद जो हस्र हुआ था मुगल साम्राज्य की बीती दिवालियापन का वर्णन किया है तत्कालीन लेखक ने। बड़ी जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए थे उस समय। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन रहे थे। जैसे ही स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है, जब तक वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता था। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उसे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय आगे आगे चलते हैं और घुड़सवार जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से देंगे। उस समय की मुगल साम्राज्य की इतना इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। अब नादिर शाह के बारे में देखते हैं। ये नादिर शाह है 1749 का 79 का चित्र है नादिर शाह की। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया। इनमें से कुछ ने मुगल कोष से जिस तरह धन लुटा गया उसका वर्णन इस तरह किया है। 60 लाख रुपये, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने की बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात, अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। अलग थलग पड़े लोग उनके कोने में से खींचकर बाहर निकाल दिया गया है। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे हैं। जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए हैं। नया शहर जो शाहजहानाबाद था, अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। नादिर शाह ने इतना हस्र किया था दिल्ली को औरंगजेब मतलब मुगल के काल में। तब साम्राज्य पर सब और दबाव तो पड़ ही रहा था। अविभाजित के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे भी कमज़ोर बना डाला था। अभिजात 2 बड़े गुटों में बढ़ गए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक पूर्ववर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों कठपुतली बने रहे।
बेहद अपमानजनक स्थिति में तब पैदा हुई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसिंह 1713 से 1719 तक की राज किए और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की तक राज किए थे। इस दोनों की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाह अहमद शाह जो 1748 से 1754 तक थे और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब थोड़ा सा राजपूत के बारे में देखते हैं, जो ये सब मुगल से स्वतंत्र हो चुके थे। राजपूत सब बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजपूत घराने मुगल व्यवस्था की विशिष्टता के साथ साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वयं सत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। और 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने लगे थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुठिया राजनीति में अपना पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात, मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं को के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोसी के शाही इलाकों को कुछ हिस्से पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर घराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्यों में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उन्हें 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। 1740 के दशक में राजस्थान के मराठों के अभियान ने इन राजबारों पर भारी दबाव डाला और जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ये देखते हैं कई राजपूत सरदार ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने हैं और व्यापक किलेबंद के साथ साथ भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारी केंद्र, जल संग्रह संरचनाएं आदि इमारतों होती थी। चित्तौड़ किले में तालाब, कुंडी जो कुएं हैं, बावली जैसे जल निकाय थे। चित्तौड़ का किला है राजस्थान की। जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में देखते हैं। 1732 में फारसी वृत्तांत में जय सिंह का वर्णन किया है। जय सिंह अपना सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे, 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट पर था। अब यहाँ देखते हैं कि कई राजपूत शासक मुगलों के अधिराजत्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज था जिसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी और राणा प्रताप 1772 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल का अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय सुदृढ़ रहे। जयपुर के जंतर मंतर है। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर और उज्जैन और मथुरा और बनारसी के 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंड के अध्ययन के हेतु कई उपकरण है। ये है मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में। आज़ादी हासिल करना। सिख के बारे में देखते हैं। 17वीं शताब्दी में सिख एक नई राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1799 में खालसा पंथ की स्थापना की और उसके खालसा पंथ की स्थापना
से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी थी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक गुरु गोविंद के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है और 1716 में मार दिया जाता है। 18वीं शताब्दी में कई योगी नेता के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों को और मिसलों के संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिया जाता था, जिसे गुरुमता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों के उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण दिया जाता था। खालसा महाराजा रणजीत सिंह की ये एक तलवार है। 10वें गुरु गोविंद सिंह की चित्र है, थोड़ा सा देख लीजिएगा चित्र को। गुरु गोविंद ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन को अपने भाग्य में राज करेगा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट किया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब के समृद्ध प्रांत और सरहिंद के सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपने सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की और यह महत्वपूर्ण है कि सिखों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर ने खालसा के आदेश पर पाए गए थे। 18वीं शताब्दी में के अंतिम भाग में सिख के इलाके सिंधु यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि उन्हें विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह, जो विभिन्न सिख समूह को फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाया था। मराठा के बारे में देखते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। उसमें से शिवाजी 1627 से 1680 ने तक रहे थे। उसने शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार जैसे देशमुख की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की थी। अंततः गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगल की चुनौती देने के लिए एक नए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार के हाथों में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। पेशवाओं के देखरेख में मराठों अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनके सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगल के किलाबंद इलाकों में से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल की सेना से ऐसे मैदानी इलाके में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने की रास्ता आसानी से रोका जा सकता था। 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सन्ने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक में मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही साथ उस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुख कर वसूलने का अधिकार मिल गया था। चौथ और सरदेशमुख कर मतलब चौथ मतलब होता है 25% लगान देना पड़ेगा, सरदेशमुख को होता है 9 से 10% कर वसूलने की राइट मिल गया था।
1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेश फैल गई थी। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार मिल गया और मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मराठा के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए थे। परिणाम स्वरूप मराठा को 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो उसमें किसी अन्य शासक ने कोई सहायता नहीं किया था। उसमें मराठा की हार हुई। उसके बाद अंततः सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठाओं एक प्रभावशाली शासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाकों पर एक बार विजय अभियान शुरू हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई और कृषकों को प्रोत्साहित किया गया और व्यापारों को पुनर्जीवित किया गया, और जिससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचा। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह के बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रण इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पन्न रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्य के भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिणी में पुणे, नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद को शामिल कर लिया। अब जाट है कुछ यहाँ देखते हैं। 17वीं सदी के अंत तक के दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई थी, जिसके अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी की जन्म 1630 में हुई थी और वे शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपने माता पिता और अभिभावक दादा कोंड देव के मार्गदर्शनों में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया। और जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग किया करते थे। चौथ और सरदेशमुख के आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्हें एक मजबूती मराठा राज का नींव रखी थी शिवाजी महाराज ने। अब थोड़ा सा जाट के बारे में देखते हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 में दशक तक आते आते उसका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र में होने शुरू हो गया था। वस्तुतः कुछ अरसों के लिए आगरा शहर के अभिरक्षक भी बने गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उन्हें प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भागकर भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए और 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सबके
बुलबुत्ते पर मुगल सिलारा था। जहां भरतपुर किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों और अंबर आगरा की शैली पर सबने करते हुए विशाल बाग महल बनाया गया। शाही वास्तुकला में से जिन रूपों से पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों में नमूने पर बनाई गई थी। ये देख सकते हैं 18वीं शताब्दी की दीग का राजमहल समूह है। और जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पर काष्ठा पर पहुंच गई थी, जिन्हें 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया था। सूरजमल राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्रीय शामिल थे, उसमें से आधुनिक पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई इलाकों और महलों बनवाए, जिसमें भरतपुर के प्रसिद्ध लोहागढ़ और का किला इन क्षेत्रों में बन सबसे मजबूत किलों में से एक था। ये था दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 7 की 8वां चैप्टर। यहाँ से एनसीईआरटी क्लास 7 खत्म हो गया, हिस्ट्री। आप लोग बने रहें और थोड़ा सा ध्यान देते रहें। अगला 8वां क्लास की